हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी यानी बिहार सचिवालय सहायक 2022 के लिए राकेश लाल सर का फुल सेट कराने जा रहे हैं। इससे पहले भी आपको हमारे चैनल पर बीएसएससी सीजीएल के प्रीवियस सेट मिलेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि आपको हमारे चैनल पर डेली एक सेट उपलब्ध मिले। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सेट लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम साइंस के 25 प्रश्न हैं, साइंस के 25 प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो वाट, एक में वाट है, 2 में किलो वाट है, 3 में 1 किलो वाट है, 4 में 1 HP है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 76 नंबर का आंसर ए है। 76 नंबर का आंसर ए है। तो ए को मिला लीजिएगा, वाट को मिलाना है। एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर 1 नंबर है, 76 का आंसर ए है। इसके बाद फ्रेंड्स 77 नंबर प्रश्न है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो कार्य जो है संवेग पर निर्भर नहीं करता। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? संवेग पर निर्भर नहीं करता, बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, एफ और एस के बीच के कोण पर निर्भर करता है, लेकिन संवेग पर निर्भर नहीं करता है। 78 नंबर है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो 78 का डी गतिज ऊर्जा। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? गतिज ऊर्जा। 79 नंबर है, निम्नलिखित में से न्यूटन के गति का नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है? इसके संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। न्यूटन का कौन सा नियम व्याख्या प्रदान करता है? तो न्यूटन का तीसरा गति नियम इसका है, न्यूटन का तीसरा गति नियम है। अगला है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का एसआई मात्रक क्या है? तो जी का एसआई मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर केजी पर केजी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो केजी के ऊपर -2 हो जाएगा। फिर 81 नंबर है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो उस वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? तो उत्क्षेप बल क्या होगा? तो वस्तु के भार के बराबर होगा उत्क्षेप बल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। इसके बाद 82 नंबर है, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की? दृश्यमान विकिरण की खोज जो है आइजैक न्यूटन ने की। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की? तो आइजैक न्यूटन ने की। 83 नंबर है, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के बाद उत्पन्न होने वाले प्रकीर्णन से जो चमक उत्पन्न होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। 83 का बी। इसके बाद 84 नंबर है, दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जाता है? तो यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जाता है। इसके बाद 85 नंबर है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो है एसी करंट की माप किसके द्वारा की जाती है? तो एसी करंट की माप किसके द्वारा की जाती है? तो एसी करंट की माप प्रेरण अमीटर के द्वारा किया जाता है। प्रेरण अमीटर के द्वारा डी नंबर है। इसके बाद 86 नंबर है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? तो शून्य होती है। जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर शून्य है तो उसके जो संयोजकता जो है, संयोजकता भी शून्य होगा। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूर्ण है तो उसकी संयोजकता क्या होगा? तो शून्य होगा। इसके बाद 87 नंबर प्रश्न है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया। इसके बाद 88 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो निष्क्रियकरण। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो निष्क्रियकरण जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके बाद 89 नंबर है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु क्या है?
तो एलेनिको, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए एलेनिको का प्रयोग करता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए एलेनिको का प्रयोग किया जाता है। एलेनिको का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद 90 नंबर है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है। बाह्यतम आवरण कोशिका का पूछ रहा है, जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो इसका प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका का जो प्लाज्मा झिल्ली है वह कोशिका के बाह्यतम वातावरण से अलग करता है। कह रहा है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है, तो कोशिका प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका का बाह्यतम आवरण है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का बाह्यतम आवरण है। प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है, तो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। इसके बाद 91 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो इसका आंसर है लाइसोसोम। एंजाइमों से कौन सा भरा होता है, तो लाइसोसोम जो है एंजाइमों से भरा होता है। संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है लाइसोसोम। इसके बाद है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है। कैसे बनता है उत्तक, तो बसा। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक कैसे बनता है, तो बसा से उत्तक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक कैसे बनता है, तो बसा से उत्तक बनता है। इसका 93 नंबर है, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं। तो क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिक जुड़ते हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। इसका बाद अगला प्रश्न है 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो कौन सा कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ। कौन सा कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है 95 नंबर, तो लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो लार ग्रंथि से जो है एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथि से जो है एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। उसके बाद 96 नंबर है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक दाता है। वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है, तो इसका आंसर ओ ब्लड ग्रुप जो है सभी को दे सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता है। इसके बाद प्रश्न 97 है कि मनुष्य में ताप नियमन थर्मो रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, तो ताप नियमन जो ग्रंथि है वह हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से ताप नियमन होता है, ताप को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद 98 नंबर की माँ के गर्भ में बच्चा ... के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो 98 का डी बीजांडसन, माँ के गर्भ में एक बीजांडसन होता है, बच्चा बीजांडसन के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना खाना पीना प्राप्त करता है। इसके बाद 98 में है 99 में है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, तो विटामिन सी। अगर किसी को सामान्य जुकाम हो गया, नॉर्मल जुकाम हो गया है, तो उसे विटामिन डी तुरंत दिया जाता है। विटामिन डी देने से उसका जुकाम ठीक हो जाता है। इसके बाद 100 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। तो कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है, तपेदिक। तपेदिक जो है विषाणु से नहीं होता है। ये चेचक जो है विषाणु से होता है, वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा भी विषाणु से होता है, खसरा भी विषाणु से होता है, लेकिन तपेदिक जिसे टीबी रोग कहते हैं यह विषाणु से नहीं होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है जनरल स्टडीज़ एंड करेंट अफेयर्स का 50 प्रश्न। इसमें कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो 101 का सी है, 101 का जो सी है ए का 3 आंसर है। तो ऋग्वेद जो है ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का क्या है, ब्राह्मण जो है ऐतरेय ब्राह्मण है। इसके बाद सामवेद का कौन है, तो पंचवीस। सामवेद के जो ब्राह्मण है वह पंचवीस है। उसके बाद अथर्ववेद का कौन सा, अथर्ववेद का जो है गोपथ है, अथर्ववेद का गोपथ है। उसके बाद यजुर्वेद का क्या है, तो यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। तो फिर से बता देते हैं कि ऋग्वेद का कौन सा है, तो ऋग्वेद का जो है ऐतरेय ब्राह्मण है, ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है। उसके बाद सामवेद का क्या है, तो सामवेद का पंचवीस है, सामवेद का पंचवीस है। उसके बाद अथर्ववेद का बात करें तो अथर्ववेद का गोपथ है, अथर्ववेद का गोपथ है। उसके बाद यजुर्वेद का क्या है, तो यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। इसके बाद अगला 102 नंबर है ऋग्वैदिक पन्नी
किस वर्ग के नागरिक थे? तो ऋग्वैदिक पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी वर्ग के। पन्नी किसे कहा जाता था? व्यापारी। ऋग्वेद के काल में व्यापारी को पन्नी कहा जाता था। इसके बाद अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुमनदेही स्तंभ किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जन्म स्थान से, बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित अशोक का रुमनदेही स्तंभ। इसके बाद 104 नंबर है, मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। तो मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो भरूखच्छ। भरूखच्छ जो था मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में बंदरगाह था। तो इसका आंसर है भारूकच्छ। इसका तो 105 नंबर है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी एक ऐसा शासक था जिनके सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी माता का अंकन मिलता है। लक्ष्मी माता का अंकन मिलता है। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ किया था। इसके बाद 107 नंबर है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो पहला भारतीय शासक जो था फिरोज शाह तुगलक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। इसके बाद 108 नंबर कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। तो इसका आंसर है 108 का ए। 108 का आंसर क्या है? ए है। तो बता देते हैं 108 का आंसर है। इसको आप फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अगला प्रश्न 109 नंबर है, फरायजी विद्रोह 1838 ईस्वी में जमींदारों के विरुद्ध कहाँ हुआ था? तो जमींदारों के विरुद्ध बंगाल में हुआ था। फरायजी विद्रोह 1838 फरायजी विद्रोह 1838 कहाँ हुआ था? तो जमींदारों के विरुद्ध हुआ था बंगाल में। अगला है 110 नंबर, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ? तो इसमें से आंसर है उपरोक्त में से सभी। देखिए, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। असफल क्यों होता? तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की कमी थी, एकता की कमी थी, इसी कारण असफल हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट बी नंबर है, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। कुछ भारतीय राजा ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश राज्य का साथ दिया था, ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था, इसी कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। फिर सी नंबर है, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। भारतीय सिपाहियों से ज़्यादा संगठित और सुसज्जित थे ब्रिटिश सिपाही। तो इसी कारण 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। 3 कारणों से असफल हुआ। इसके बाद है 111 नंबर, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ड में। तो मैडम कामा ने 1907 में तिरंगा फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में तिरंगा फहराया था। कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ड में फहराया था। इसके बाद है 112 नंबर है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो 112 नंबर का आंसर है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी? तो अफगानिस्तान में भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप थे। इसके बाद 113 नंबर का कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इलाहाबाद की संधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है उसी को हम बता देते हैं। तो इसका आंसर है कि इस पर 1765 में हस्ताक्षर हुआ था। इलाहाबाद की संधि पर 1765 में हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद दूसरा है, इसके बाद है, मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त किया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त की, ये भी सही है।
फिर सी नंबर है 50 लाख रुपये के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया। 50 लाख रुपये के भुगतान पर अवध इसके नवाब को, अवध के जो नवाब है, अवध के नवाब को लौटा दिया गया था। तो इसमें इलाहाबाद की संधि में तीनों ऑप्शन सही है। चौथा नंबर कह रहा है कि बनारस तथा आसपास के क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। तो ये जो है गलत है, ये जो गलत है। इसके बाद फिर 114 नंबर है कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। तो किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? सरदार पटेल ने। कांग्रेस में ये समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पटेल ने किया था। इसका 15 नंबर है निम्नलिखित की स्थापना को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरंभ से शुरू करते हुए बाद तक के। तो व्यवस्थित करने कह रहा है कि काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 115 का आंसर हम बता देते हैं। इसको आप वीडियो पॉज करके इसको भी देख लीजिएगा। तो 115 नंबर का ऑप्शन जो है ए नंबर 1 2 3 4, ठीक है, बता देते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना हुआ था काल के अनुसार। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना हुआ था। उसके बाद मद्रास महाजन सभा का। उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। इसके बाद 116 नंबर है कौन सी नदी का मुहाना एस्च्यूरी बनाता है। तो कौन सी नदी का मुहाना एस्च्यूरी बनाता है? तो पेनूरी नदी का मुहाना जो है एस्च्यूरी बनाता है। निम्न में से कौन सी नदी? तो पेनूरी नदी जो है निम्न में से इसका नदी का जो मुहाना जो है एस्च्यूरी बनाता है। इसके बाद 117 नंबर है वायुमंडल के कौन से भाग को संवहन क्षेत्र कहते हैं? ट्रोपोस्फियर को संवहन क्षेत्र कहते हैं। ट्रोपोस्फियर को क्या कहते हैं? संवहन क्षेत्र कहते हैं। 118 नंबर महासागरों में सबसे अधिक लवणता किस अक्षांश पर पाई जाती है? तो सबसे अधिक लवणता जो है 20 डिग्री न्यूटन पर, 20 डिग्री नॉर्थ पर पाया जाता है। महासागरों में सबसे अधिक लवणता कहाँ पाया जाता है, किस अक्षांश पर? तो 20 डिग्री नॉर्थ पर पाया जाता है, 20 डिग्री उत्तर पर। इसके बाद 119 नंबर भी मिलाने के लिए कह रहा है 119 नंबर मिलाने के लिए कह रहा है। तो इसमें इसका आंसर जो है सी नंबर है 4 3 2 1 है। चुकची सागर जो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। चुकची सागर जो है आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। इसके बाद कोरल सागर जो है दक्षिण प्रशांत महासागर का हिस्सा है। कोरल सागर जो है दक्षिण प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसके बाद सारगासो सागर अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा। सारगासो सागर जो है अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा है। इसके बाद है बैडल सागर जो है बैडल सागर, एक मिनट, सारगासो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सारगासो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा कौन है? सारगासो सागर है। इसके बाद कह रहा है बैडल सागर जो है अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा है। बैडल सागर अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा, बैडल सागर अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर ए नंबर है। तो कोलेरू झील कहाँ है? तो कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है नक्की कहाँ है? तो नक्की राजस्थान में है। इसके बाद है रूपकुंड कहाँ है? तो रूपकुंड जो है उत्तराखंड में, रूपकुंड उत्तराखंड में है। इसका चौथा नंबर है परशुराम कुंड कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, नक्की राजस्थान में है, रूपकुंड उत्तराखंड में है और परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें 121 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली में नहीं बहती? रिफ्ट वैली में कौन सा नदी जो है नहीं बहता है? तो इसका आंसर है गोदावरी जो है रिफ्ट वैली में नहीं बहता है। इसका बाद 122 नंबर है। 122 कह रहा है कि बालचा धुरा दर्रा किस को जोड़ता है? तो बालचा धुरा दर्रा जो है कुमायूं उत्तराखंड को तिब्बत से, कुमायूं जो उत्तराखंड का हिस्सा है, तो कुमायूं को तिब्बत से जोड़ता है बालचा धुरा दर्रा किसको जोड़ता है? तो कुमायूं को उत्तराखंड में, कुमायूं है तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है बालचा धुरा दर्रा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस बंदरगाह का शिपयार्ड सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा किसका शिपयार्ड है? तो कोच्चि का शिपयार्ड जो है सबसे बड़ा है। इसके बाद
124 नंबर कह रहा है कि भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट कौन है? तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इसका आंसर होगा बी नंबर 2 और 3 आंसर। तो भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल जो है हॉटस्पॉट कौन सा? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, दोनों आंसर सही है इसका है। तो 124 का बी होगा। इसके बाद 25 नंबर कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो समाज का समाजवादी ढांचे का स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना के तहत लिया गया था? तो इसका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। फिर 126 नंबर का है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सबसे पहले कब अपनाया गया? तो सबसे पहले 1977 में अपनाया गया। शून्य आधारित बजट को कब अपनाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो 1977 में। इसके बाद 127 नंबर है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो इसका आंसर है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो है वर्तमान समय में भारत में बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके बाद 128 नंबर है, आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आरबीआई भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षतियाँ रखता है। तो भारत की विदेशी मुद्रा कौन रखता है? तो आरबीआई रखता है। बाकी सारा कथन जो है असत्य है। इसमें कह रहा है आरबीआई ने 1870 से कार्य करना शुरू किया, ये भी गलत है। सी नंबर कह रहा है कि भारत में आरबीआई स्वयं सहायता समूहों का नियंत्रण करता है, ये भी गलत है। और ए नंबर है, भारत में आरबीआई बैंकों और प्रतिभूति बाजार का विनियामक है। इसका आंसर होगा प्रतिभूति बाजार का विनियामक सेबी है। तो डी नंबर जो है, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित रखता कौन है? तो आरबीआई रखता है। इसका आंसर डी नंबर है। 129 नंबर है, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? तो समर्थन मूल्य का अर्थ क्या है? तो न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? तो न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार जो है क्रय करने का आश्वासन देती है, यानी कि गारंटी देती है। इसका 130 नंबर है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह एक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। इसके बाद 131 नंबर है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर निलंबनकारी वीटो के द्वारा राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके बाद 132 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाए? किनको संसद के पटल पर रखवाए? तो इसका आंसर होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को जो है भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि संसद के पटल पर रखवाए। तो किसको पटल पर रखवाएगा? तो नियंत्रक यानी कि कैग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाएगा। कौन रखवाएगा? तो राष्ट्रपति रखवाएगा। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मतलब होता है कैग। तो कैग का जो प्रतिवेदन है, यानी कि जो प्रतिवेदन उसका है, उसको प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाएगा भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद इसका आंसर जो है सी नंबर है फ्रेंड्स, सॉरी, इसका आंसर सी नंबर 134। ये संघ वित्त आयोग की सिफारिश को भी संसद के पटल पर रखवाएगा, कैग के प्रतिवेदन को भी रखवाएगा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को भी रखवाएगा। इसमें सिर्फ लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखवाएगा। इसमें 1, 2, 1, 3 और 4 इसका आंसर है। तो इसमें आंसर सी नंबर आंसर मारिएगा। इसके बाद 133 नंबर कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन क्या है? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्यों सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर है सी नंबर, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का क्या कारण है? तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। इसके बाद 134 नंबर है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? संविधान लागू जब हुआ तो त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन हुआ। हंग पार्लियामेंट का गठन जो है 1989 में, हंग पार्लियामेंट का गठन जो है
1989 में हुआ। त्रिशंकु संसद कहते हैं इसे। इसका 135 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो उन्मुक्तियों को निर्धारित कौन करता है? 105 नंबर जो अनुच्छेद है वह कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 105 जो है संसद के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। इसके बाद 136 नंबर का आंसर कह रहा है प्रश्न कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य जो है राज्यसभा के सभापति का चुनाव करता है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका जो चुनाव है कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। 137 नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि कैग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति कार्य करती है। कैग का जो प्रतिवेदन है उस पर कौन कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति कार्य करता है। 138 नंबर है, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो 138 का सी है 89वां संशोधन। संविधान का 89वां संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी, संविधान के 89वां संशोधन द्वारा एसटी कैटेगरी के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि शब्द संक्षेप जीएसएलवी से आशय क्या? जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर होगा पोलर, पी से पोलर होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद 140 नंबर है, स्टानले कप संबंधित है। किससे संबंधित स्टानले कप है? तो स्टानले कप जो है आइस हॉकी से स्टानले कप है, आइस हॉकी से स्टानले कप संबंधित है। इसका बाद 121 नंबर, दमयंती जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? दमयंती जोशी जो है कथक से संबंधित थी। दमयंती जोशी कथक से संबंधित थी। इसके बाद 142 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका आंसर है डी 2 4 1 3, यानी कि गद्दी का हिमाचल प्रदेश, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश, गद्दी एक जनजाति है। तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में, टोडा जनजाति हिमाचल प्रदेश में, गद्दी जनजाति। उसके बाद खासी, तो गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में पाया जाता है। 3 जनजाति गारो, खासी और जयंतिया जो है मेघालय में पाया जाता है, मेघालय का जनजाति। उसके बाद है नागा जनजाति, नागा जनजाति जो है मणिपुर का है, नागा जनजाति मणिपुर का है। इसके बाद 143 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? एंथनी अल्बनीज। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। 144 का कह रहा है कि मई 2022 में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है विक्रम-1 के तीसरे चरण का जो सफल परीक्षण किया गया है, तो इस रॉकेट का नाम दिया गया है कलाम 100, कलाम 100। इस रॉकेट का नाम क्या दिया गया? तो कलाम 100 दिया गया है। कह रहा है भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम-1 के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया, इसे नाम दिया गया है कलाम 100 यानी कलाम 100। फिर कह रहा है अगला प्रश्न कि 2022 में, मई 2022 में संगीत एकेडमी ने संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को। संगीत नाटक एकेडमी ने संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा किया है? तो JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को। इसके बाद 146 नंबर है कि किस राज्य ने सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो संभव पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं को निपटान के लिए एक संभव पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने।
इसके बाद 147 नंबर का है कि 25 से 26 मई 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर फेस्टिवल आयोजित किया था। तो सीधे याद रखें कि लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था, जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इसके बाद कह रहा है अगला प्रश्न कि 2022 को किसने 2021-22 के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो 148 का एक मैनचेस्टर सिटी। इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी कि EPL का खिताब किसने जीता, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। EPL का खिताब किसने जीता, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। इसके बाद 149 नंबर है कि 21 मई 2022 को कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तो आधारशिला रखी गई कहाँ, तो इसका आंसर है कूच बिहार, पश्चिम बंगाल। एक बिहार जो है अलग राज्य है, और कूच बिहार जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है, एक जगह है जिसे कूच बिहार नाम दिया गया है। कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाका में। इसके बाद 150 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, तो हम इसका आंसर सीधे टिक कर देते हैं। आप इसका सॉल्यूशन करिएगा, और अगर आपसे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए सीधे टिक मारते हैं, और सॉल्यूशन के लिए अलग वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स इसका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न का जो आंसर है, इसका पहला प्रश्न का आंसर है 90, और दूसरा प्रश्न गुना भाग जोड़ रहा है। दूसरा प्रश्न का आंसर जो है 2 नंबर है, बी। दूसरा प्रश्न का आंसर जो है 2 नंबर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरा नंबर का आंसर क्या है, तो तीसरा नंबर का आंसर जो है डी है, 4। तीसरा नंबर का आंसर जो है 4 है। इसके बाद फ्रेंड्स चौथा नंबर का आंसर क्या है, तो चौथा नंबर का आंसर जो है इंग्लिश में दिया गया है, इसे देख लीजिएगा। चौथा नंबर का आंसर ए है, 80। इसका पाँचवा का आंसर डी है, 136। छठा का आंसर 56.25 है परसेंट, ए नंबर है। 56 का आंसर कितना, ए नंबर है। 56 है। 6 का आंसर ए है, और 7 का आंसर डी है, 316.80। 7 का आंसर है डी, 316.80। इसके बाद फ्रेंड्स 8 का आंसर डी है। 8 का आंसर भी डी है, और 10 का आंसर भी डी है। तो फ्रेंड्स प्रश्न ठीक से देख लीजिएगा, पॉज करके देखने के बाद फ्रेंड्स इसको बनाइएगा, और अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम सारे प्रश्न को बनाकर एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 9 नंबर का आंसर क्या होता है, 9 नंबर का आंसर भी डी है, और 10 नंबर का आंसर 160 डी नंबर है, और 11 नंबर का आंसर भी डी है। यहाँ पर लगातार 3-4 प्रश्न का आंसर जो है डी है, 5 प्रश्न का आंसर डी है। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न का आंसर है 11,200 बी नंबर। 12 नंबर का प्रश्न का आंसर है 11,200 बी नंबर है। इसका बाद 13 नंबर का आंसर है डी नंबर, 40:59 है। इसके बाद 14 नंबर का आंसर जो है ए है, 51, और 15 नंबर का आंसर डी है। 15 नंबर का आंसर डी है। इसके बाद है 16 का आंसर सी है, 3.3/4 घंटा। 16 का आंसर सी है। इसके बाद 17 नंबर का आंसर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 का बी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद 18 है, 18 का आंसर भी बी है, 6। 18 का आंसर बी है, 6। उसके बाद 19 है, 19 का आंसर 5.5 बी है। 19 का आंसर क्या है, 5.5 बी है। इसके बाद है 20 नंबर का आंसर फ्रेंड्स 4500 सी नंबर। 20 नंबर का आंसर है सी, 4500। इसके बाद है 21 नंबर जो है CI से प्रश्न है, तो 21 नंबर का आंसर बी है, 19,907। 21 नंबर का आंसर है 19,907 बी नंबर। इसके बाद 22 नंबर है, तो 22 नंबर का आंसर फ्रेंड्स
डी है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 नंबर का आंसर डी है। इसके बाद 23 नंबर का आंसर, 23 नंबर का आंसर फ्रेंड्स वी है 15 सेंटीमीटर। 23 नंबर का आंसर जो है बी है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद 24 का आंसर, 24 का आंसर जो है डी है और 25 का आंसर ए है। इसका फ्रेंड्स रीजनिंग के 50 प्रश्न है, इसका भी आंसर हम टिक करा देते हैं और इसको भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, पूरी कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स रीजनिंग का 26 का आंसर डी है 110। 27 का आंसर भी डी है 24 नंबर। और 28 का आंसर सी है DTCIN। 28 का आंसर जो है सी है DTCIN। 29 की बात करें तो 29 का आंसर जो है ए है LKNUM। 29 का आंसर ए है। अगर 30 की बात करें तो 30 नंबर का आंसर सी है 9। 30 का आंसर जो है सी है। और 31 का आंसर प्रेजेंट है, ए नंबर PRESENT प्रेजेंट है, तो ए नंबर जो है आंसर 1 है। इसके बाद 32 नंबर, तो 32 की अगर बात करें तो 32 का आंसर सी है लोहार। 32 का आंसर फ्रेंड्स सी है। इसके बाद 33 नंबर का आंसर, तो 33 नंबर का आंसर ए है 68/196। 33 का आंसर ए है 68/196। इसके बाद फ्रेंड्स 34 का आंसर, 34 का डी है और 35 का आंसर बी है। 34 का डी और 35 का आंसर बी है। इसके बाद फ्रेंड्स 36 का आंसर, तो फ्रेंड्स 36 का आंसर भी बी है और 36 का आंसर फ्रेंड्स बी है। इसके बाद 37 का आंसर, तो फ्रेंड्स 37 का आंसर भी बी है, 37 का आंसर बी है। इसके बाद 38 का आंसर फ्रेंड्स डी है, 38 का आंसर डी है, 38 का आंसर डी। उसके बाद 39 का फ्रेंड्स, तो 39 का आंसर ए है, 39 का ए है। इसके बाद फ्रेंड्स 40 का आंसर, तो 40 का आंसर फ्रेंड्स डी है 72। 40 का आंसर डी है। उसके बाद 41 का आंसर जो है ए है, 41 का आंसर ए है VDEGTU, आंसर ए है। इसके बाद फ्रेंड्स 42 का आंसर जो है डी है, एक नंबर। 42 का आंसर डी है 1। इसके बाद फ्रेंड्स 43 का आंसर जो है, 43 का आंसर बी है 18। 43 का आंसर बी है 18। इसके बाद फ्रेंड्स 44 का आंसर उत्तर पश्चिम सी, 44 का आंसर सी है उत्तर पश्चिम। इसके बाद फ्रेंड्स 45 का आंसर सी है हेड, HATE हेड, HATE हेड। 45 का आंसर सी है। इसके बाद 46 है, तो 46 का फ्रेंड्स आंसर ए होगा, 46 का आंसर फ्रेंड्स ए होगा। उसके बाद 47, तो 47 डायरेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, और 46 जो है ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम है। तो 47 का आंसर जो है, 47 का आंसर सी है पूर्व दिशा। इसके बाद फ्रेंड्स 48, तो 48 का आंसर फ्रेंड्स, 48 का आंसर बी है, 48 का बी है। उसके बाद 49 नंबर का आंसर फ्रेंड्स डी है, 49 का आंसर डी है। इसके बाद फ्रेंड्स 50 नंबर फ्रेंड्स, तो 50 नंबर का आंसर जो है बी है, 50 नंबर का आंसर बी है। उसके बाद 51 नंबर, 51 नंबर का आंसर फ्रेंड्स सी है 6, 51 नंबर का आंसर सी है। उसके बाद 52 का आंसर फ्रेंड्स, 52 का डी है। केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करता है, 52 का डी है। अगर 53 की बात करें फ्रेंड्स, तो 53 का भी डी है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते, 53 का फ्रेंड्स डी है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसका फ्रेंड्स 54 का आंसर डी है, 54 का आंसर फ्रेंड्स डी है। इसका बाद 55 है, तो 55 का आंसर फ्रेंड्स, 55 का आंसर फी फ्रेंड्स डी है, 55 का डी है। इसका 56 का आंसर फ्रेंड्स सी है, 56 का सी है। 57, इसका फ्रेंड्स 57 का आंसर सी है, 57 का आंसर एक मिनट फ्रेंड्स, 57 का आंसर फ्रेंड्स बी है, 57 का आंसर बी है। इसके बाद फ्रेंड्स 58, एक मिनट फ्रेंड्स,
57 का आंसर जो है फ्रेंड्स, एक मिनट, 57 का आंसर बी है। इसके बाद फिर 58 की बात करें तो 58 का आंसर जो है डी है। 58 का आंसर डी है। तो फ्रेंड्स 57 की बात करें तो 57 का आंसर जो इसमें बी है। उसके बाद 58 की बात करें तो 58 का आंसर डी है। 58 का आंसर डी है। उसके बाद 59 की बात करें फ्रेंड्स तो 59 का आंसर सी है। 59 का आंसर सी है। इसके बाद 60 नंबर, तो 60 का आंसर ए है। और 61 नंबर 61, तो 61 का आंसर बी है। तो 61 का आंसर बी है, 11। और 62 का आंसर भी बी है फ्रेंड्स, 7 है। 62 का आंसर बी है, 7। इसके बाद 63, तो 63 का आंसर सी है। 63 का आंसर सी है। 63 में पी है, तो 63 का आंसर सी है, पी आंसर आएगा। इसके बाद 64, तो 64 का आंसर फ्रेंड्स, 64 का आंसर भी बी है, पी। 63 का भी पी है, 64 का भी पी है। उसके बाद फ्रेंड्स 65, तो 65 का डी आंसर है, एन। और 66 से बात करें तो 66 का आंसर जो है ए है, एम। 66 का एम ए है। इसके बाद फ्रेंड्स 67 का आंसर बी है, के एवं एम। 67 का बी है। इसके बाद फ्रेंड्स 68 की बात करें तो 68 का आंसर भी बी है। 68 का आंसर भी बी है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही निष्कर्ष यानी कि सही हल है, तो 68 का आंसर बी है। इसके बाद 69, तो 69 का आंसर भी बी है। 2 1 4 3 5, 69 का आंसर भी बी है। इसके बाद 70, तो 70 का बात करें तो 70 का आंसर ए है, 17। 70 का आंसर ए है। उसके बाद 71 का डी है, 32। 71 का डी है, 70 का ए है। और 72 की बात करें तो 72 का आंसर, तो फ्रेंड्स 72 का आंसर जो है बी है। 72 का आंसर बी है। उसके बाद 73 की बात करें फ्रेंड्स तो 73 का आंसर सी है, 132। 73 का आंसर सी है। उसके बाद 74 की बात करें तो 74 का आंसर ए है, 74 का आंसर ए है। उसके बाद 75 और लास्ट रीजनिंग का 75 क्वेश्चन है, तो 75 का आंसर कितना है फ्रेंड, तो 75 का आंसर डी है, 346। 75 का आंसर डी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से BSSC CGL 3 के 150 प्रश्न पूरे हुए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि आपको हमारे चैनल पर डेली एक सेट मिलते रहें। तो इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।